हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने एक्सिस, पराग पारिक, मिरेई, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी के ईएलएसएस फंड्स की रिव्यूज देखी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और काफी पॉपुलर फंड हाउस के टैक्स सेविंग फंड यानी कि ईएलएसएस फंड की रिव्यू करेंगे और वो फंड है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ईएलएसएस के थ्रू टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की, डीएसपी टैक्स सेवर फंड एक ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड, यानी कि सेक्शन 80C के तहत ये आपको टैक्स सेविंग में मदद करता है। इसकी अगर रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो 16.1% की, ऑलमोस्ट 16.1% की कैगर रिटर्न है, विच इज वेरी वेरी हैंडसम, वेरी डिसेंट रिटर्न्स। एक्सपेंस रेशियो 0.91% की है, तो अपनी इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है। टर्नओवर रेशियो इसका 123% है। तो ये एक चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। टर्नओवर रेशियो या फिर आप इसको चर्न रेशियो मान सकते हैं, ये दिखाता है कि उस फंड में कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है ऑफ द स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड, यानी कि फंड की पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स हैं उनकी कितनी खरीद बिक्री की जा रही है, ये आपको टर्नओवर रेशियो में दिखता है। टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा इसका मतलब उतनी कम खरीद बिक्री हो रही है। टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा है, आप समझ सकते हैं कि फंड में उतनी ज्यादा खरीद बिक्री की जा रही है। तो चूंकि इस फंड की टर्नओवर रेशियो 123% है, दैट इज रियली रियली हाई। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इस फंड में खरीद बिक्री ज्यादा होती है, हालांकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको नहीं पड़ता है, आपको कोई एक्सपेंसेस या ब्रोकरेजेस नहीं पे करने पड़ते, वो फंड्स पे करती है, वो फंड के डिसीजन है। लेकिन दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट दिस इज वन ऑफ दोज फंड्स दैट सेल्स एंड बाइज द स्टॉक्स इन इट्स पोर्टफोलियो हायर देन द एवरेज। अगर आपने एक साल पहले इस फंड में 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1.16 लाख। तो 16,000 की इन्वेस्टमेंट ग्रो हो गई है आपकी 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपने 10,000 की मंथली एसआईपी लास्ट ईयर स्टार्ट की होती तो आपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 1,20,000 रुपए और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होके हो गई होती 1.53 लाख, विच आर वेरी हैंडसम रिटर्न्स। 3 साल पहले की सेम फिगर्स को अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आपने अगर 3 साल पहले की होती तो आज उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 1.27 लाख, 1,27,000। जबकि 10,000 की मंथली एसआईपी आपने अगर स्टार्ट की होती 3 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू होती 4.64 लाख। आपने इन्वेस्ट किए होते करीबन 3,60,000 रुपए और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती 4,64,000 रुपए। वही फिगर्स हम अगर 7 साल के लिए देखें तो 7 साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आपने की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 3.13 लाख, और 10,000 की मंथली एसआईपी जो 7 साल पहले आपने स्टार्ट की होती तो आपने इन्वेस्ट कितना किया होता 8,40,000 और उसकी वैल्यू होती 13,89,000, 13,89,000। अब इस फंड के फंड मैनेजर हैं रोहित सिंघानिया जी, और वो और भी कुछ फंड जैसे कि डीएसपी टाइगर फंड, डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड चलाते हैं। अब इस फंड के कुछ पोर्टफोलियो एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक ईएलएसएस फंड है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल आप देख सकते हैं कि मोस्टली फ्लेक्सी कैप फंड्स की जैसी है, राइट। फ्लेक्सी कैप फंड्स में जैसा आपको पता होगा उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक लीवे होता है, एक फ्रीडम होती है कि वो किसी भी कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू एनी डिग्री। तो आप इसकी मोस्टली देख सकते हैं 65-66% की इसकी कैपिटल एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में भी 23% की एलोकेशन है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 10-11% की एलोकेशन है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स के जैसा है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में 59 है, तो ये अपनी एवरेज के आसपास ही है। यूजुअली आप मोस्ट म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे कि 50-60 स्टॉक्स होते हैं उसकी पोर्टफोलियो में, फंड की पोर्टफोलियो में, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट 60 स्टॉक्स हैं इस फंड की पोर्टफोलियो में। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा ओवरवेट एलोकेशन है इसकी फाइनेंशियल सेक्टर में, और अपनी कैटेगरी एवरेज यानी कि ईएलएसएस फंड की जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी ज्यादा एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में। फिर आप एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, केमिकल्स, आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्टर एलोकेशन में यहाँ पे अपनी कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया हुआ है कि किस तरह की सेक्टर एलोकेशन है इस फंड की। इस फंड की अगर होल्डिंग्स की बात करें, सबसे बड़ी कंपनीज जिनमें इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सबसे बड़ी एलोकेशन है इसकी एचडीएफसी बैंक में, फिर आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, एचयूएल, एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अच्छी अच्छी कंपनीज में, काफी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ कंपनीज में अंडर वेट है, कुछ कंपनीज में ओवर वेट है, अकॉर्डिंग टू द कन्विक्शन ऑफ द फंड मैनेजर।
इस फंड के कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो पहली इसकी पैरामीटर है रिस्क वर्सेस कैटेगरी, एंड दैट इज अबव एवरेज। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट इसको जा सकता है कि इसकी रिस्क वर्सेस कैटेगरी, यानी कैटेगरी का मतलब है कि ईएलएस फंड की जो एवरेज है, कैटेगरी एवरेज है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी एवरेज से अबव एवरेज इसकी रिस्क है, यानी कि रिस्क थोड़ा ज्यादा लेता है ये फंड, लेकिन आपको अबव एवरेज रिटर्न भी प्रोवाइड करता है। तो जितनी रिस्क लेता है इट compensates फॉर दैट रिस्क विथ अबव एवरेज रिटर्न। तो मोटा मोटा आप इन दोनों चीजों को समझ के हॉलिस्टिकली देख के ये समझ सकते हैं कि अबव एवरेज रिस्क तो लेता है, बट इट मेक्स अप फॉर दैट रिस्क विथ अबव एवरेज रिटर्न्स आल्सो। इसी ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हैं। इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी कि रिस्क पैरामीटर है, वाई एक्सिस पे रिटर्न पैरामीटर है, और इस बबल से, ब्लू बबल से इस फंड को दिखाया हुआ है, येलो बबल से इस कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है, और इंडेक्स सेंटर पे है इस रेड स्क्वायर में। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, जो हमने यहाँ पे भी देखा कि अबव एवरेज रिस्क लेता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। लेकिन रिटर्न प्रोफाइल पे भी आप वाई एक्सिस पे भी देख सकते हैं कि ये येलो बबल से ऊपर है, दिस ब्लू बबल इज अबव द येलो बबल। तो इस फंड की रिटर्न भी अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ी बेटर है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिस्क लेता है, एक्स एक्सिस पे टूवर्ड्स द राइट ऑफ द कैटेगरी एवरेज है, लेकिन अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न भी देता है बिकॉज इट इज अबव द कैटेगरी एवरेज ऑन द वाई एक्सिस। इस फंड में आपने अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती कई साल पहले, आप देख सकते हैं 2013 से ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया हुआ है, तो उस 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कैसी रहती वो आप देख सकते हैं। ब्लू लाइन से इस फंड को दिखाया हुआ है, येलो लाइन से कैटेगरी एवरेज को, और रेड लाइन से इंडेक्स को दिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं अपने इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है बाय अ डिसेंट हैंडसम मार्जिन, आप कह सकते हैं बाय अ गुड मार्जिन इसने आउट परफॉर्म किया है बोथ इट्स कैटेगरी एवरेज एंड द इंडेक्स, विच इज अ गुड थिंग। इस फंड की कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो एक साल के भीतर इसने आपको 16.4% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, 3 सालों के भीतर 8.2% की कैगर रिटर्न दिए, जो थोड़ी कम है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं 3 सालों में इसने थोड़ा अपनी इंडेक्स के आसपास ही परफॉर्म किया है, और पहले तो अंडर परफॉर्म भी किया था, लेकिन अब इसने कैचअप कर लिया है, थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगा, अपनी इंडेक्स के आसपास परफॉर्म करने लगा है। तो 3 सालों में इसकी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, बट 7 सालों में और ऑल टाइम में आप देख सकते हैं इसने अपना अंडर परफॉर्मेंस को पूरा इरेज कर दिया है। 7 सालों में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स जो S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया इन 7 ईयर्स, और वही परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं ऑल टाइम में भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो 7 सालों की अगर कैगर रिटर्न की बात करें तो 17.7% की कैगर रिटर्न है, विच इज वेरी वेरी गुड, और ऑल टाइम में भी अप्रॉक्सीमेटली द सेम 17.9% की कैगर रिटर्न है, विच इज स्टिल वेरी वेरी हैंडसम। तो ओवरऑल मैं समरी में यही कहना चाहूंगा कि इस फंड को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसमें नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेटर फंड्स, बेटर परफॉर्मिंग फंड्स। बस एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी टर्नओवर रेशियो थोड़ी ज्यादा है, और इसकी पिछली जो 1 साल और 3 साल की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इस फंड की काफी अच्छी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप बाकी जो इसकी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हमने चेक की, बहुत सारी पोर्टफोलियो एलोकेशन डिटेल्स देखी, उन सभी से आप अगर सेटिस्फाइड हैं, उनमें आपको कन्विक्शन सही दिखती है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले के भी जो कई सारे फंड्स, एक्सिस, पराग पारिक, मेरे, कोटक वगैरह के फंड्स को डिटेल में एनालाइज किया, तो उन वीडियोस की भी आप एक बार रिव्यूज ले सकते हैं, उनकी डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं, और उन सभी को देखने के बाद आपको जो भी फंड्स ज्यादा पसंद आते हैं, considering all the factors, not just the returns but considering all the factors that we have discussed, तो उन सभी चीजों को holistically एनालाइज और समझने के बाद आपको जो भी फंड्स पसंद आते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन दोज फंड्स। और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू विद दिस फंड। इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अभी भी काफी डिसेंट है, काफी अच्छी है। लॉन्ग टर्म में इसने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया अपने बेंचमार्क इंडेक्स को और कैटेगरी एवरेज को। तो यू कैन कीप होल्डिंग, यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं ये सारी इनपुट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक,
अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।